पिछले 3 सालों में हमें डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में एक अलग ही टाइप की क्रेजी रैली देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स ने तो अपने इन्वेस्टर्स को 10x तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं और इन्हीं में से एक है जैन टेक्नोलॉजीज, जिसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 1500% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल की स्टार्टिंग से लेकर अब तक इस स्टॉक में हमें 40% से ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब गवर्नमेंट खुद इस सेक्टर को इतना पुश कर रही है तो फिर इस स्टॉक का प्राइस इतना क्यों गिर रहा है? और क्या ये करेक्शन सिर्फ शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है या फिर जेन टेक्नोलॉजीज का अच्छा वक्त बस यही तक था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको कंपनी से जुड़ी एक ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको अब तक पता भी नहीं थी। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत 1993 में हुई थी एंड अभी के टाइम में कंपनी इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक स्ट्रांग प्लेयर है। सबसे पहले बात करें इनके ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन सेगमेंट की, तो इसमें कंपनी वेपन सिमुलेटर्स, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, बैटलफील्ड सिमुलेटर्स और वीआर बेस्ड सिमुलेटर्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। यही इनका कोर बिजनेस है और यही से कंपनी का 60 to 70% तक रेवेन्यू आता है। इन सिमुलेटर्स का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के आर्मर्ड, आर्टिलरी और इन्फेंट्री डिविजन्स में होता है। और इसके अलावा भी कंपनी अपने सिमुलेटर्स को मिलिट्री एकेडमीज, कमांडो स्कूल्स और रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स को भी सेल करती है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्हें 152 करोड़ का ऑर्डर दिया है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कॉम्बैट सिमुलेटर के लिए। कंपटीशन की बात करें तो इस सेगमेंट में 5-6 और कंपनीज काम कर रही है, लेकिन जैन टेक्नोलॉजीज के पास 80% का मार्केट शेयर है। अब आते हैं इनके दूसरे सेगमेंट पर, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स। ये कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। इसमें इनके पास काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, सॉफ्ट किल सिस्टम्स, हार्ड किल सिस्टम्स और ड्रोन ट्रेनिंग सिस्टम्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। इनका यूज मेनली बॉर्डर एरियाज और हाई सिक्योरिटी जोन्स में होता है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सेगमेंट कंपनी की ओवरऑल इनकम का 30 to 40% हिस्सा देता है और इसे भी कंपनी डायरेक्ट इंडियन आर्मी को सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी का एक तीसरा सेगमेंट भी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सॉल्यूशंस, रोबोटिक्स, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेनिंग सर्विसेज आते हैं। हालांकि अभी इस सेगमेंट से कंपनी को बहुत कम रेवेन्यू मिलता है। कंपनी के आर&डी को देखें तो अभी इनके पास अराउंड 75 पेटेंट्स हैं। इन्होंने FY25 में अराउंड 33 करोड़ रुपीस आर&डी में इन्वेस्ट किए थे एंड इस स्पेंडिंग को ये आने वाले कुछ सालों में अराउंड 50 to 60 करोड़ तक ले जाने वाले हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। इनके जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन पर ध्यान दें तो इनका मेजोरिटी रेवेन्यू इंडियन मार्केट से आता है, जहाँ इनका क्लाइंट बेस काफी ज्यादा गवर्नमेंट ओरिएंटेड है, जिसके अंदर मेजरली गवर्नमेंट बॉडीज आती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट से भी कंपनी को अराउंड 38% रेवेन्यू मिलता है। अब अगर हम स्टॉक प्राइस में फॉल को समझे तो इसके पीछे कई कारण नजर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स। Q1 FY26 में हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों में ही स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही हमें अराउंड 38% का ड्रॉप देखने को मिला। इस क्वार्टर में हमें एग्जीक्यूशन डिलेस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है ड्यू टू इलेक्शन रिलेटेड डिलेज। और इन्हीं वीक रिजल्ट्स के चलते ICICI सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड रेटिंग दी है। इसके अलावा भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें लास्ट 2 से 3 साल में एक शार्प रैली देखने को मिली है, जिसके कारण कंपनी के वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी स्ट्रेच हो चुके थे। इसी वजह से कई इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी की होगी और ऊपर से ओवरऑल मार्केट में स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन के अलावा डिफेंस स्टॉक्स में करेक्शन की वजह से भी इस स्टॉक प्राइस में फॉल देखने को मिल सकता है। ये तो रहे स्टॉक में फॉल आने के कुछ मेजर रीजंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी के पास ऐसे कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स है जिनसे आने वाले समय में हमें कंपनी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर है गवर्नमेंट सपोर्ट, जहां FY26 में इंडिया का डिफेंस बजट 6.81 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है और मेक इन इंडिया पॉलिसीज की वजह से इंडिजीनियस प्रोक्योरमेंट को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कारण से जेनटेक जैसी कंपनीज को सीधा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा मार्केट डिमांड भी कंपनी के फेवर में स्ट्रांगली काम कर रही है, जहां ग्लोबल लेवल पर सिमुलेटर और एंटी ड्रोन सिस्टम्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और जेनटेक इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करती है। कंपनी की हेल्दी ऑर्डर बुक और स्ट्रांग पाइपलाइन भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी सॉलिड बेस प्रोवाइड कर रही है। एक्सपोर्ट्स भी कंपनी के लिए एक मैसिव ग्रोथ ड्राइवर बन सकते हैं, जिसमें मिडल ईस्ट, अफ्रीका और US जैसे मार्केट्स में कंपनी एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है और मार्केट शेयर बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। अब अगर मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ लेके चलूँ तो इस समय कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 13,000 करोड़ का है। वही इसका पी रेशो भी लगभग 52 का है।
सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो कंपनी ने लास्ट 10 एंड 5 दोनों ही टाइम इंटरवल में सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में अराउंड 30% से ज़्यादा की इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। वहीं अगर हम रिसेंट 3 इयर्स को देखें तो ये ग्रोथ और भी तेज रही है, ट्रिपल डिजिट पेस पर। जहां 2020 में इनका रेवेन्यू अराउंड 150 करोड़ एंड प्रॉफिट 59 करोड़ का था, वही रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़कर 2025 में अराउंड 1000 करोड़ और 300 करोड़ तक पहुंच चुका था। हालांकि इसी ड्यूरेशन में हमें इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। इनका आरओई और आरओसी दोनों ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर बने हुए हैं और साथ में कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो भी काफी कम है, जिससे इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी एक हेल्दी रेंज में है। अब इसके बाद देखते हैं कंपनी के सामने ऐसे कौन से रिस्क एंड चैलेंजेस है जो उसकी ग्रोथ को आगे चलकर इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज एग्जीक्यूशन और अप्रूवल का है। जेनटेक का बिजनेस काफी हद तक टेंडर और गवर्नमेंट क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। इलेक्शन या किसी भी डिले की वजह से ऑर्डर इनफ्लो रुक सकता है, जैसा कि Q1 FY26 में हुआ था, जब कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 38% का फॉल देखना पड़ा था। इसके अलावा कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी लंबा है और डेटर डेज भी काफी ज्यादा है। ऑर्डर बुक भी पिछले साल के मुकाबले लगभग 35% श्रिंक हुई है। एक और रिस्क है इनके क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का। टॉप 3 कस्टमर्स से ही 60% से ज्यादा रेवेन्यू आता है। अगर गवर्नमेंट बजट्स कट करे या कॉन्ट्रैक्ट डिले हो तो इसका सीधा असर सेल्स पर पड़ेगा। कंपटीशन भी काफी टफ होता जा रहा है, चाहे वो सिमुलेटर्स हो या एंटी ड्रोन सेगमेंट। ग्लोबल प्लेयर और डोमेस्टिक राइवल दोनों अग्रेसिव प्राइसिंग और न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ मार्केट शेयर छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर जैन टाइमली इनोवेट ना करे तो मार्जिन्स और मार्केट पोजीशन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। साथ ही रेगुलेटरी हर्डल्स, एक्सपोर्ट कंप्लायंस, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स और सब्सिडरीज के लॉसेस भी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। अगर कंपनी ने ये सभी फैक्टर सही से मैनेज नहीं किए तो ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल हो सकता है। अब इसके बाद हम सेक्टर के फ्यूचर आउटलुक और कंपनी से रिलेटेड फ्यूचर प्लान्स पर ध्यान दें तो लास्ट 2 से 3 साल में डिफेंस सेक्टर में लगातार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जहां लास्ट कुछ सालों में इंडिया के डिफेंस बजट में हमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसीज से इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को काफी बड़ा पुश मिल रहा है, जिससे इसका सीधा फायदा जेनटेक जैसे नीश टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलता है, क्योंकि सिम्युलेटर और काउंटर ड्रोन सिस्टम दोनों ही कैटेगरीज में डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल पर भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, इंक्रीज यूएवी थ्रेट्स और न्यू एज वॉरफेयर टेक्निक्स की वजह से एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट शार्पली इंक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, एंटी ड्रोन मार्केट ही आने वाले कुछ सालों में 25 to 30% CAGR से ग्रो हो सकता है और इस स्पेस में जेन पहले से ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग बना चुका है। कंपनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए लगातार न्यू प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट कर रही है। तो ब्रॉडली कहे तो राइजिंग डिफेंस स्पेंडिंग, गवर्नमेंट सपोर्ट, ग्लोबल डिमांड ट्रेंड्स और जेन का इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच कंपनी के लिए आने वाले सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल क्रिएट करता है। हालांकि चैलेंजेस भी है, जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, सप्लाई चेन डिपेंडेंसी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेक्टर का आउटलुक काफी पॉजिटिव दिखता है। अब अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन पर नजर डालें तो फिलहाल जेनटेक का पी रेशो अराउंड 52 का है, वही इसका पैग रेशो सिर्फ 0.13 का है, जो 1 से काफी कम है। अगर इसे पीयर से कंपेयर करें तो PSU प्लेयर्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का पी रेशो 35, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 50 के पी पर ट्रेड कर रहा है, भारत फोर्ज लगभग 51 पर और भारत डायनामिक्स का पी रेशो 24 के आसपास है। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट प्लेयर्स को देखें तो डेटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव का पी रेशो 60 से 63 की रेंज में है, जबकि पारस डिफेंस लगभग 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएशन वाइज जेनटेक का पी रेशो पीएस की कंपैरिजन में मिड टू हायर रेंज में है, जिसमें PSU प्लेयर्स की तुलना में ये थोड़ा प्रीमियम पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स जैसे पारस डिफेंस और डेटा पैटर्न्स की तुलना में अभी भी वैल्यूएशन कुछ हद तक रीजनेबल दिखता है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड में है, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ में थोड़ा भी स्लो डाउन आता है या वह इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं तो हमें इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका पैग रेशो अभी भी सिर्फ 0.13 का है, जो क्लियरली दिखाता है कि कंपनी ग्रोथ के मुकाबले स्टॉक के वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच नहीं हुए हैं। यानी शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन अगर कंपनी आगे भी ऐसी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करती रहे तो ये वैल्यूएशन आगे चल के जस्टिफाई हो सकते हैं। अगर इस स्टॉक को लेकर मैं अपनी राय दूं तो शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि अभी वैल्यूएशन भी थोड़े हाई साइड पर है और एग्जीक्यूशन डिलेज की वजह से ही बिजनेस पर इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें थोड़ा और करेक्शन देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में
सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन कैश फ्लो और एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी चैलेंज बने रहेंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर एटलीस्ट 7 साल या उससे ज़्यादा का है, तो जेन टेक्नोलॉजीज आपके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है, क्योंकि राइजिंग डिफेंस स्पेंडिंग, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, गवर्नमेंट का सपोर्ट और कंपनी का इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच, ये सभी फैक्टर्स लॉन्ग टर्म में जेन को मल्टीबैगर पोटेंशियल दे सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी ये स्टॉक अवॉइड करना बेहतर होगा। और अगर आप मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो, तो अभी आपको इस स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप पेशेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो जेन टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना एक स्मार्ट और ग्रोथ ओरिएंटेड मूव हो सकता है। ध्यान रहे कि ये वीडियो किसी टाइप की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप हमें बता सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पर देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।